नमस्कार। आज आप सभी दर्शकों के बीच में मैं एक ऐसा विषय लेकर आया हूं, बड़ा सुंदर विषय है और आज मैं उन सूत्रों को लेकर आप सबसे चर्चा करूंगा जिन सूत्रों से आप ज्योतिषी बन सकते हैं। मैं अब जैसे लॉकडाउन चला हुआ है तो खाली बैठा था तो मैं एक टिकटॉक पर एक वीडियो देख रहा था और वो टिकटॉक पर जो वीडियो आ रखी थी उस वीडियो में आ रहा था कि एक लाइन लगी हुई है बहुत ज्यादा और जब लाइन लगी है तो एक व्यक्ति निकल कर जाता है और वो व्यक्ति जब निकल कर जाता है तो वो व्यक्ति सोचता है कि ये लाइन किस चीज की लगी हुई है। तो उसने किसी और व्यक्ति से पूछा तो उसने कहा कि 100 रुपए में प्रधानमंत्री बनने का तरीका सिखाया जाता है। 100 रुपए में प्रधानमंत्री बनने का तरीका सिखाया जाता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि 100 रुपए देकर तो मैं भी सीख लूं और उसने 100 रुपए दिए, लाइन में लग गया और जब वो भीतर गया तो उसने क्या देखा कि भीतर चाय बनाना सिखाया जा रहा है। इस तरह की वो टिकटॉक की एक वीडियो थी। तो सब ज्योतिषी अपने आप में ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिषी बनने के लिए मेहनत भी करते हैं, पर ज्योतिषी ऐसे नहीं बना जाता है। पुस्तकों को पढ़ने से या पुस्तकों को जानने से कभी ज्योतिषी नहीं बना जाता है। इसलिए ज्योतिषी बनने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी होती है और जन्म कुंडली में हमें सर्वप्रथम ये ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि आजकल मैंने देखा है ज्योतिषियों को जैसे एक किसी क्लास में जो है बच्चों को सर्वप्रथम सिखाया जाता है ना, ABCD 1 2 3 इत्यादि जो है सिखाया जाता है। तो आजकल क्या होता है कि ज्योतिषियों को जो है फल आदेश कि 5वें घर में राहु है तो ये होगा, दूसरे घर में जो है चंद्रमा है तो ये होगा, पहले घर में सूर्य है तो ये होगा, इस तरह की वीडियो जो है बहुत ज्यादा आती हैं। तो आपको करना क्या है कि इस तरह की वीडियो से कभी ज्योतिषी नहीं बनाया जा सकता। इस तरह का ज्ञान बहुत ज्यादा आता है और इस तरह का ज्ञान जब बहुत ज्यादा आता है तो उनसे जो है कभी भी ज्योतिषी नहीं बना जाता। क्या चंद्रमा दूसरे स्थान पर वृषभ राशि का होकर उच्च का होकर बैठ जाए तो क्या वो धनवान हो जाएगा? क्या वो अपार धन की प्राप्ति करेगा? ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आपको सोचना क्या है, करना क्या है। मैंने बहुत ऐसी कुंडलियां देखी हैं जिनकी कुंडलियों में गज केसरी योग है और गज केसरी योग होने के बाद भी आप सपोज करो कि कर्क राशि में है, उनकी राशि के मुताबिक वो योग है, फिर भी वो व्यक्ति दुखी हो रहे हैं, फिर भी वो व्यक्ति जो है भूखे मरने की नौबत आ रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है किसी योग को लेकर भी उनका फलादेश कर सको। तो इसलिए मैं आज आपके सामने वो सूत्र लाया हूं, यानी कि जो है मैं वो जो ज्ञान आपके लिए बताने जा रहा हूं, जिस ज्ञान से आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं, जिस ज्ञान से आप ज्योतिषी बन सकते हैं। जब किसी इंसान का जन्म होता है तो जो राजगुरु होते थे वो सर्वप्रथम क्या चेक करा करते थे, कहां से जन्म कुंडली देखना शुरू करते थे। आज के समय पर 99% ज्योतिषियों को यह नहीं पता कि बच्चे की जन्म कुंडली को देखना कहां से शुरू करें, बच्चे की कुंडली को कैसे जो है देखना शुरू करें। तो उसे देखने के लिए हमें जो कुंडली को कहां से शुरू करना होता है, अर्थात जब कभी भी किसी भी व्यक्ति की या किसी बच्चे का जब जन्म होता है, किसी इंसान का जब जन्म होता है, उसके जन्म से हमें उसकी जन्म कुंडली जब देखना आरंभ करते हैं तो सर्वप्रथम उस जन्म कुंडली में बुद्धि को देखा जाता है। किसको? बुद्धि को देखा जाता है। और जब हम बुद्धि को देखेंगे तो बुद्धि के लिए बुध को देखा जाता है कि जन्म कुंडली में बुध अशुभ है या शुभ है। जब इंसान के पास में बुद्धि ही नहीं होगी तो गुरु, चंद्रमा, सूर्य, शनि, राहु, मंगल, केतु क्या बिगाड़ लेंगे उसका। जब उसके पास बुद्धि ही नहीं है तो वो ना तो उसे क्या फल दे सकते हैं, ना क्या अशुभ फल दे सकते हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम किसी की भी कुंडली को देखने से पहले बुद्धि को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बुद्धि को देखने के लिए, बुध ग्रह को देखने के लिए ये कैसे जाने कि बुध ग्रह शुभ है या अशुभ है, उसके लिए हमें करना क्या होता है। शुक्र से आगे अगर बुध है, शुक्र से आगे अगर बुध है, यानी कि शुक्र बैठा हो दूसरे स्थान पर और बुध बैठा हो पंचम स्थान पर,
शुक्र से आगे अगर बुध है तो बुध अशुभ रहेगा, बुध अशुभ कहलाएगा, बुध जो है अशुभ फल प्राप्त करेगा देगा। और अगर शुक्र से पीछे बुध है तो शुक्र से जब पीछे बुध होता है तो बुध हमेशा शुभ फल प्राप्त कराता है, शुभ फल देता है। तो ये बुध को देखने की बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास बुद्धि नहीं होगी उसके बाद में बिना उसके तुम कैसे फलादेश कर सकते हो, या कैसे फलादेश जान सकते हो, या उसे कैसे भविष्य की गणना कर सकते हो। ये एक और बात है कि कोई विकलांग अपंग व्यक्ति है या कोई नेत्रहीन व्यक्ति है और उसकी कुंडली में राजयोग है और उसके द्वारा कहीं से मुफ्त में उसे कुछ मिल जाए, तब तुम जो है उस व्यक्ति को कह सकते हो कि हाँ आगे भविष्य में मिल गया। और नहीं तो मैंने ऐसे ऐसे व्यक्तियों को देखा है जिनके पास अपार धन है, जिनके माता पिता ने हद से ज्यादा कोशिश कर ली बच्चे के लिए कि इस बच्चे को सक्सेस कैसे करें, इस बच्चे की सफलता के लिए हम क्या करें, क्योंकि उसका बुध अशुभ है, क्योंकि शुक्र से आगे जाकर वो बुध बैठा है तो वो बच्चा बुद्धि का प्रयोग करेगा ही नहीं, तो वो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। उसके बाद में अब आगे आता है कि बुध देखने के बाद में दूसरा ग्रह हमें कौन सा देखना चाहिए। अगर आपने देख लिया कि बुध शुभ है या अशुभ है, उसके बाद देखना चाहिए बृहस्पति यानी कि गुरु। बृहस्पति ग्रह को देखना है कि बृहस्पति ग्रह जन्म कुंडली में शुभ है या अशुभ है। कभी भी चंद्रमा राहु, चंद्रमा केतु, सूर्य राहु, सूर्य केतु ये योग बन रहा हो तो बृहस्पति अशुभ फल देता है, उसको जो है अशुभ फल प्राप्त कराता है जातक को। अगर चंद्रमा राहु सूर्य केतु इन्हीं के साथ 2, 5, 9, 11 इन स्थानों पर अगर बृहस्पति के शत्रु ग्रह आ जाएं तो भी बृहस्पति अशुभ फल कराता है, अशुभ फल देता है। तो आपको यही देखना है कि कहीं चंद्रमा राहु तो नहीं बैठे हैं, क्या कहीं चंद्रमा केतु तो नहीं बैठे हैं, या कहीं जो है सूर्य राहु या सूर्य केतु तो नहीं बैठे हैं, या 2, 5, 9, 11 इन स्थानों पर बृहस्पति के शत्रु ग्रह यानी कि बुध, शुक्र, राहु ये तो नहीं बैठे हैं। तो उनकी वजह से गुरु जो है अशुभ फल देता है, और गुरु जब अशुभ फल देगा तो वो व्यक्ति जो है जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। जीवन में बृहस्पति अगर अशुभ फल देगा तो वो व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। और ये अगर योग नहीं है तो जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभ फल प्राप्त करा देगा। उसके बाद में लोग देखते हैं सूर्य को, क्योंकि सूर्य स्वास्थ्य का मालिक है, पराक्रम का मालिक है। पर मैं आपको एक सलाह देता हूं कि सूर्य को नहीं देखना है। सूर्य को देखने से पहले मंगल को देखिए, यानी कि खून को देखिए कि जातक की जन्म कुंडली में मंगल किस स्थिति में है। मंगल अगर राहु के साथ में है, मंगल अगर राहु के साथ में है या मंगल केतु के साथ में है तो मंगल अशुभ फल देगा। और अगर मंगल राहु और केतु के साथ नहीं है तो जन्म कुंडली में कहीं भी किसी भी स्थान पर मंगल क्यों ना बैठा हो, वो जातक को शुभ फल प्राप्त कराएगा। और जातक को जो है पराक्रम, जातक को जो है बल, सब कुछ प्रदान जो है मंगल ग्रह करेगा। तो मंगल ग्रह जो है अशुभ फल प्रदान करेगा। और विशेषकर लगन में, अष्टम में मंगल राहु और केतु के साथ में है तो वो अशुभ फल प्रदान करेगा। उसके बाद में आता है सूर्य। सूर्य हमेशा बुध की तरह देखा जाता है। सूर्य को दशम घर में अशुभ मानते हैं। अगर सूर्य तुला या मकर राशि का 10वें घर में आ जाए तो वो अशुभ कहलाता है। और अगर स्वय राशि का आ जाए, सिंह राशि का आ जाए, तो ऐसी अवस्था में आपको क्या कहना है कि 70% सूर्य अशुभ है, 30% शुभ है, या 30% अशुभ है, 70% शुभ है, वो स्थिति को देखकर। और अगर तुला या मकर राशि में आ गया तो आप 100 की 100% कह देना कि अशुभ है। ये सूर्य को देखने का तरीका है। और सूर्य जब अशुभ आ जाए,
व्यक्ति को इतना निर्मल बना देता है, इतना कमजोर बना देता है कि वो आत्महत्या तक करने की सोच बैठता है। आत्मबल की इतनी कमजोरी पैदा कर देता है कि व्यक्ति हमेशा निराश होकर डोलता रहता है, दूसरों पर भरोसा करते रहता है। तो ऐसी अवस्था में सूर्य का अशुभ या अशुभ होना ये हमें देखना चाहिए। तो सूर्य अशुभ फल देगा। जन्म कुंडली में शुक्र पहले या 5वें घर पर बैठ जाए, जन्म कुंडली में शुक्र प्रथम या 5म घर में हो तो भी सूर्य अशुभ फल देता है। जैसे परिवार में कलह रखना, बीमारी का नहीं जाना, आत्मबल कमजोर करना, इस तरह की परेशानियां सूर्य देता है। उसके बाद में अब आपको आगे क्या देखना है जन्म कुंडली में, कि जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह कैसा है, क्योंकि शुक्र वो ग्रह है जो आपको ऐश्वर्य प्रदान करता है, जो आपको हर सुख सुविधाएं प्रदान करता है। यह आपको जन्म कुंडली में देखना है। जन्म कुंडली में यह ज्ञात करना है आपको कि शुक्र शुभ है या अशुभ है। और देखना कैसे है, बुध की तरह। अगर शुक्र बुध के पीछे हो जाए, अगर शुक्र बुध के पीछे हो जाए तो वो बेलगाम घोड़ा हो जाता है। वैसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में बेलगाम घोड़ा शब्द जो है चंद्रमा के ऊपर कहा जाता है, पर मैं शुक्र को भी बेलगाम घोड़ा मानता हूं अगर बुध के पीछे हो जाए, क्योंकि वो व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भी, अपने संस्कारों को जानते हुए भी, अच्छे बुरे को जानते हुए भी उन आदतों में चला जाता है, अपने संस्कारों को ठुकरा देता है और जो उसे नहीं करना चाहिए वो उसे कर बैठता है। अगर बुध के पीछे शुक्र रह जाए तो ऐसी अवस्था बनती है। तो आपको यही देखना है कि शुक्र कहीं बुध के पीछे तो नहीं रह गया, और बुध के अगर पीछे रह गया है तो ऐसा व्यक्ति जानबूझकर हर गलत कार्य को बढ़ावा दे सकता है। उसकी जन्म कुंडली में अगर बुध के आगे शुक्र है, और बुध के आगे जब शुक्र है तो उसकी कुंडली में मर्डर करने का, खून करने का योग क्यों ना बन रहा हो, वो उसे भी नहीं करता है। वो बुध की वजह से, शुक्र की ही वजह से उस योग को टाल सकता है। और अगर ये बुध जो है आगे हो और शुक्र पीछे चला जाए तो वो इस काम को भी करने में संकोच नहीं करता है। ये हमें शुक्र के बारे में जानना होता है कि शुक्र कहीं बुध के पीछे तो नहीं है, और बुध के अगर पीछे है तो शुक्र जो है अशुभ फल प्रदान करता है। शुक्र समय समय पर कहीं शुभ स्थान पर भी हो जाए तो थोड़ा बहुत शुभ फल भी देता है, पर अशुभ फल देने से नहीं चूकता है, वो अपना रूप जरूर दिखाता है। शुक्र का अगर दुश्मन ग्रह, शुक्र का अगर कोई दुश्मन ग्रह साथ में या जो है 10वें घर में आकर बैठ जाए तो भी शुक्र अशुभ फल प्रदान करता है। ये हमें जन्म कुंडली में देखना चाहिए। अब आता है शनि। शनि कब अशुभ होता है और कब शुभ होता है। केतु आगे हो, राहु पीछे हो तो शनि अशुभ हो जाता है। यानी कि 1 से लेकर 6 तक राहु हो और 7 से लेकर 12 तक केतु हो और इस बीच में शनि आ जाए तो शनि अशुभ फल प्रदान करता है, अशुभ फल देता है। और अशुभ फल जब शनि के आते हैं तो उस जातक को जीवन में बहुत कष्ट मिलते हैं, बहुत दुख मिलते हैं, और जिस घर में बैठा है उस घर को तो वो बर्बाद कर देता है। यानी कि जड़, ज्योतिष शास्त्र में घर को जड़ कहा गया है, उस घर को बर्बाद कर देता है। अब आपको एक विशेष सूत्र ध्यान रखना है शनि के ऊपर कि अगर शनि अष्टम घर में आ जाए, अकेला होकर बैठा हो, तो कोई सा कैसा भी सूत्र कैसा क्यों ना हो, कितना भी अशुभ क्यों ना बता रहा हो, फिर भी शनि शुभ फल प्रदान करता है। और अगर शनि के 7वें अष्टम घर पर
कोई और ग्रह साथ में आ जाए तो कितना भी शुभ योग क्यों ना बन रहा हो, शनि फिर भी अशुभ फल प्रदान करता है। यह आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ज्योतिष सीखने के लिए या ज्योतिष को जानने के लिए इन सूत्रों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में आता है राहु। राहु वो ग्रह है जो उजाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को शनि के हाथ कहे गए हैं, राहु और केतु को, ये शनि के हाथ हैं। शुक्र और शनि को ज्योतिष शास्त्र में पति पत्नी भी कहा गया है। तो राहु कैसे अशुभ होता है और कैसे शुभ होता है, जन्म कुंडली में ये कैसे ज्ञात करें कि राहु शुभ है या अशुभ है। अब बुध अगर जन्म कुंडली में अशुभ है तो राहु भी अशुभ होगा, चाहे उसे उसके जो है शुभ घरों में सबसे अच्छे घर यानी कि तीसरा और छठवां सबसे अच्छा घर कहलाया जाता है राहु का, तो वहां पर भी बिठा दीजिएगा, वहां भी राहु अशुभ फल प्रदान करेगा। जैसे तीसरे घर में धन की हानि कराना और छठवें घर में राहु अपनों के द्वारा मार खिला देना, हमेशा उसको कष्ट देगा। और अगर बुध शुभ है तो राहु भी शुभ फल प्रदान करेगा, चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना बैठा हो। और तीसरे और छठवें स्थान पर आ गया तो समझ लो कि उसके इतना शुभ फल प्रदान करेगा कि वो जो है सब सुखों को भोगता है। उसके बाद में आता है केतु। केतु अपने आप में एक जो है संत या साधु या महात्मा मैं कह सकता हूं केतु को। केतु को दरवेश कहा गया है कि जिसके आगे भगवान को भी झुकना पड़ जाए, ऐसा केतु है। और केतु ज्यादातर जन्म कुंडली में शुभ होता है। अकेला केतु सबसे ज्यादा शुभ मानते हैं, और अगर केतु के साथ में कोई ग्रह बैठ जाए तो केतु अपने आप को जो है अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करता है, तो उसे कम मात्रा में अशुभ मान लेते हैं। नहीं तो जन्म कुंडली में अकेला केतु कहीं भी बैठा हो तो वो शुभ होता है। तो इस तरह से हमें एक किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली की विवेचना करनी चाहिए। उसको यह देखना चाहिए कि इसकी कुंडली में कौन ग्रह किस तरह का कहां अशुभ है और कहां शुभ है, और इसको क्या फल प्राप्त हो सकते हैं। ये जन्म कुंडली देखने का सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका है, और आप अगर इस तरीके को अपनाते हैं तो आप जीवन में कभी मार नहीं खा सकते। ज्योतिषी बनना, ज्योतिषी बनकर जो है पैसा कमाना आसान है, पर ज्योतिषी बनकर खोज ना करना वो ज्योतिषी नहीं कहलाया जाता। ज्योतिषी वो श्रेष्ठ है जो स्वयं खोज करके खुद निर्माण करे। वो ज्योतिषी नहीं है कि जन्म कुंडली पुस्तकों को पढ़कर अध्ययन करके और फिर फलादेश करे। मैंने ऐसे बहुत योग देखे हैं कि पुस्तकों में लिखा हुआ है और वो मैच नहीं करता है। इसलिए हमने एक जन्म कुंडली की रचना की, लाइफ विल चेंज। उस जन्म कुंडली की रचना में हमने इन बातों को लिखा कि आपका बुध शुभ है अशुभ है, आपका गुरु शुभ है या अशुभ है। और लाइफ विल चेंज को आज मैंने आप सबके सामने पेश किया, और ये लाइफ विल चेंज वास्तव में आपके जीवन को बदल देगी। आप एक बार इस लाइफ विल चेंज जन्म कुंडली को प्राप्त करें और इसमें बताए हुए उपायों को आप करें तो आपका जीवन बदल सकता है।